नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है शिवसेना पर किसका होगा कब्जा। इसका आज फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है और सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है वो अमेरिकन स्पीकर जो है उसको ताइवान का दौरा किया है धमकियों के बावजूद। और एसआई ने जम्मू कश्मीर में बहुत सी जगहों पे बिटकॉइन ट्रेड को लेके छापेमारी की है। हर हर कर तिरंगे का जोर पकड़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवसेना की। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ है, शिवसेना का गुट टूट के चला गया शिंदे के साथ और उसके बाद उन्होंने असली शिवसेना नकली शिवसेना का गेम चली, वहां पे खेल चला। इसको लेके शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है कि असली शिवसेना किसकी है। अभी तो केस चल रहा है लेकिन अभी तक जो जब तक हम तबसरा कर रहे हैं तब तक इनका सुनवाई हो रही है वहां पे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो माननीय न्यायाधीश हैं वो सुनवाई कर रहे हैं और इसमें शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जिसका नेतृत्व करते हैं उनकी ओर से कपिल सिब्बल है और जो दूसरा गुट है शिंदे गुट उसकी तरफ से हरीश साल्वे उनका तर्क रख रहे हैं। दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। आप जानते हैं कि दोनों बड़े कहा जाए कि बड़े नामचीन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कानूनी दाव पेचों में उलझाने वाले हैं। तो अभी सुनवाई चल रही है और सुनवाई में ऊँट किस पर बैठेगा। हालांकि अभी तक कुछ जो लोगों में या विपक्ष का कहना यह है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में सरकार गिरी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के इकबाल पर सवाल खड़े हुए थे कि हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष कह रहा है। और विपक्ष को अभी भी कहीं ना कहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह से पिछले दिनों लगातार लोकतंत्र को लेकर, मीडिया की आज़ादी को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर और जेल में बंद कैदियों को लेकर अपनी बेबाक बात कहते रहे हैं, इससे उन पर एक भरोसा था। लगता है कि शायद कि कुछ जो मुनासिब कानून के अनुसार होगा उस पर निर्णय होगा, लेकिन अभी कह पाना बड़ी जल्दबाजी होगा। तो हम समझते हैं चूँकि दोनों वकील धुरंधर हैं और अपने पक्ष में बात रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के मन में जिस प्रकार हाल के दिनों में फैसले आए हैं ख़ासतौर से हुकूमतों को लेकर, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, उससे विपक्ष मन में एक हमेशा आशंका घिरी रहती है। उनके बयानों से लगता है, ये अलग बात है कि वो इससे नहीं बोलते चूँकि अदालत के खिलाफ बोलना मानना का मामला बनता है इसलिए, लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे ये एक ऐसा फैसला होगा, अगर फैसला आज आता है या कल या रिजर्व जो भी होता है, तो मैं समझता हूँ ये एक नज़ीर भी बन सकता है। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि कहीं अदालत के एक बात पर फिर सवाल प्रत्यक्ष परोक्ष, चूँकि सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आती रही हैं। बाला साहब ठाकरे के जो विरासत है उसमें कौन संभालेगा, उसका परिवार उसको लेके जाएगा, या जिस तरह से सरकार टूट के जो शिंदे के साथ गई है शिंदे के पाले में चला जाएगा, कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, जिसकी कि अमेरिकन जो स्पीकर है वो ताइवान के दौरे पर गई हुई है। हालांकि चाइना का धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी जो है स्पीकर जो है वहां पे गई हुई है और बहुत ही हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध में एक बहुत नई चीज सामने आ गई है। कटुता भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी टेंशन भी है इसके साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देखें ना, अभी पूरे दुनिया जो है यूक्रेन और रूस के जो जंग अभी चल रही है उससे अभी पूरी तरह उभरा नहीं है। पूरे देश में मंदी, महंगाई, ये तमाम चीज़ें अपना अपना निशान छोड़ रही हैं। लेकिन ये जो मामला है ये वास्तव में बड़ा चुनौतीपूर्ण, बड़ा दिलचस्प इसलिए बन गया है कि नैन्सी पेलोसी एक कहा जाए कि एक बड़ी उम्र की और बेहद स्मार्ट स्पीकर हैं यूएस की, और हमने इनके पहले भी कई बार इनके कार्यप्रणाली को देखा है। ये बेबाक और कहा जाए निडर तौर पर अपने जो तय किया वो करना है। लेकिन अभी अमेरिका बड़ा कूटनीतिक तरीके, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात ये कहना चाह रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा है। हाँ, अमेरिका यूएस का नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ये भूल जाता है कि जिस विमान से गई है वो यूएस का ऑफिशियल एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल। तो आप कैसे दूर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी बात है जॉय बिडेन जो पिछले दिनों खास तौर से
जो अफगानिस्तान में इनके साथ हुआ, उसके बाद फिर एक घटना और घटी, वो बैकफुट पे दिखाई दे रहे थे। कल जिस प्रकार उसको मारा गया अल-कायदा के अल-जाहरी को, उससे थोड़ा उनको एक पुश मिला है। और मैं समझता हूँ कि ये जो यात्रा है 4 देशों की यात्रा है और पूर्व निर्धारित थी, अब वो साउथ कोरिया जा रही हैं, उसके बाद 2 मुल्कों में और जाएंगी। कल ये पहुंचे थी, कहा यह जा रहा है कि इनकी करीब 18 से 20 घंटे की टोटल यात्रा रही है ताइवान के अंदर। लेकिन हम हैरान इस बात से लेकर हैं, रात को मैं देख रहा था नेशनल और इंटरनेशनल चैनल, उसमें चीन ने 21 अपने लड़ाकू जहाज बिल्कुल इन कर्ज किए ताइवान की ओर, ऐसे लगा कि अगले पल जंग शुरू हो जाएगी। और हालांकि अमेरिका ने भी स्टैंड अप, अमेरिका ने भी अपने जहाज, जंगी बेड़े सब उसने भी मुकाबले पे खड़े कर रखे हैं। लेकिन जैसे अब निकली हैं वो साउथ कोरिया के निकल चुकी हैं, अब आशंका ये जताई जा रही है, हो सकता है कि चीन की एक स्ट्रेटजी हो कि नैन्सी पेलोसी यहाँ से निकले, उसके बाद ताइवान को सबक सिखाया जाए। ये अभी जो वर्ल्ड के जानकार हैं, कूटनीतिक जानकार, विदेशी मामलों के जानकार, जिन्होंने पूरी उम्र खपा दी इसमें, वो भी अभी अनुमान लगा रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं कि आखिर अगला पग क्या होगा चीन का। लेकिन चीन को ये जरूर है, हम ये जरूर कहेंगे, चूंकि मौजूदा वक्त में हम अपने देश के हवाले से बात करते हैं। देखिए, विदेश नीति पर किसी को बोलने का हक नहीं है। ये अलग बात है कि विदेश नीति बाद में लिखी जाती है, किसके कार्यकाल में ठीक थी, किसके कार्यकाल में गलत रही। चूंकि भारत हमेशा भारत के साथ वो रूस खेमे के साथ खड़ा रहा है। लेकिन जब वो थे, क्या नाम अपना, इनसे पूर्व के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उन्होंने एकदम अमेरिकन ब्लॉक के साथ हमारी दोस्ती घनिष्ठता हो गई थी। अब ठीक है कि रशिया के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि अमेरिका अभी अपर हैंड पर दिख रहा है। लेकिन अगर जंग लगती है, ताइवान पे हमले करता है चीन, उस वक्त स्थिति दिखने वाली होंगी। अगर ये हालात बनते हैं तो आदर्श जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार यूक्रेन और रूस के कारण महंगाई और तबाही और मंदी ये जो सामने आई है, और इनकी अगर जंग लगती है तो अमेरिका को अपनी लाज बचाने के लिए बीच में आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो जॉय बाइडेन की और इज्जत खराब होगी। और हम समझ जिस तरह हो क्या ये नैन्सी पेलोसी कि हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, अधिनायकवाद के साथ नहीं है। सीधा इशारा था कि चीन जो है वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, और हम जो हैं अमेरिकन, हम लोकतंत्र के हमायती है और हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। और इस बीच में भारत में भी राजनीति शुरू होगी इसके विजिट को लेकर। जो कांग्रेस के नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा है कि ओम बिरला जो हमारे स्पीकर है उनको भी जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं पहले तो इनके बारे में, ये जो एमपी हैं, ये अनंतपुर साहब लोकसभा सीट है पंजाब से, ये वहाँ से सांसद हैं, और कहा यह जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद खास माने जाते हैं। पाला पलट लेते हैं। अमरिंदर सिंह तो बाद में भूमिका में आए, पहले ये दूसरे कांग्रेसी नेताओं के समर्थन। लेकिन इनके बारे में थोड़ा बताना इसलिए जरूरी है, ये इतने बड़े नेता हैं कि याद होगा कि 2 साल पहले जब पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, लोकल बॉडीज़ के, और जबकि चीफ मिनिस्टर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ये अपनी अनंतपुर सीट साहिब से एक लोकल वो पार्षद नहीं जिता पाए थे। ये इनकी जमीनी हैसियत है पॉलिटिकल। लेकिन बयान बहादुर है। अब इन्होंने स्पीकर को घेरने की कोशिश की है, तंज कसा है कि आप जाइए। हाँ, ये बात हम जरूर कहेंगे। देखिए, एक चीज़ तो है, इनके बयान को हम दूसरे तरीके देखें। देखिए, एक तरफ नैन्सी पेलोसी हैं, हालांकि हम इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे चूँकि बड़े संवैधानिक पद में बैठे हैं हमारे जो स्पीकर साहब है बिरला साहब। लेकिन इतिहास विवेचना करेगा कि स्पीकर कौन से मुल्क की क्या भूमिका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो इतिहास विवेचना लाजमी करता है। देखिए, मैं कहता हूँ जिस तरह चीफ जस्टिस वो असम से जो थे, जिनको बाद में राज्यसभा बनाया गया, सीट पे थे, कुछ नहीं बोले लोग, उसके बाद उनका इतिहास लिखना शुरू हो गया। सीट पर क्योंकि संवैधानिक पद है, वो नहीं है, उनकी वैल्यू संवैधानिक पद की वजह से। तो मैं समझता हूँ नैन्सी पेलोसी ने आज एक नया इतिहास लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, कि 2 महाशक्तियों में जब टकराव की स्थिति थी, उनके धमकियों के बावजूद, चीन की धमकियों के बावजूद, उन्होंने वही किया जो अमेरिका ने तय कर रखा था। जी, जिस तरह से आतंकवादियों पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी एजेंसीज हैं उनका शिकंजा कसता जा रहा है, जिससे
वहाँ से जितने भी हवाला के जरिए जितने भी पैसा आता था उसके ऊपर काफ़ी रोक लगी और काफ़ी इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई भी की और बहुत से लोगों को पकड़ा और बहुत सा पैसा बरामद किया है। और उसको लेके वहाँ पे एक नई चेंज आ गई है कि नई जो करेंसी है बिटकॉइन कॉइन के ट्रेड के जरिए बिटकॉइन से इन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया है वहाँ पे। तो इसको लेके भी SIA जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने भी कल कश्मीर के अंदर और जम्मू पीर पंजाल एरिया में बहुत सी जगहों पर छापेमारी की है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की तर्ज बनी इसी साल के शुरू में, आपको मालूम ही है। और चूंकि NIA पर पूरे देश का दबाव रहता है, इसलिए जम्मू कश्मीर शासन ने उपराज्यपाल और होम मिनिस्ट्री से हरी झंडी लेने के बाद इसका निर्माण किया। हम एक बात जरूर कहेंगे अदर जी, हम पिछले कई दिनों से लगातार NIA को भी देख रहे हैं, छापे को भी, SIA के छापे को भी देख रहे हैं। इन पर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जिस तरह ईडी का, देखिए ईडी का जिक्र इसलिए आता है, हम जब हिस्ट्री खंगालते हैं कि जो नेता कल तक ईडी के छापों में फंसे, बाद में अलग बात है कि वो बेल आउट हो गए या कुछ हो गए, उनके वो सब बीजेपी में बैठे हैं, सबकी उनको पर कोई जांच नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जांच एजेंसियों का जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी महत्व रखती है। NIA और SIA के बारे में इस तरह के आज तक हमने कोई सवाल नहीं सुने कि ये दुर्भावना से छापे पड़ रहे हैं। और बल्कि मैं तो NIA की इसलिए तारीफ करूँगा, मुझे याद है कि ये जो क्रॉस LOC ट्रेड था पुंछ वाला या रावला मुजफ्फराबाद वाला, NIA ने बार बार कहा था कि भैया ये उस पर बार्टर ट्रेड के चक्कर आड़ में ड्रग्स आ रही है, वेपन आ रहे हैं, करेंसी आ रही है, इसको रोकिए। टाइम लगा इस केंद्र की सरकार को, लेकिन अल्टीमेटली उनको रोकना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि NIA में बड़े काबिल IPS अफसर है और हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन में भी काबिल होंगे। लेकिन जब सत्ता का दबाव आता है तो अफसर को तो नौकरी करनी है। ये बिटकॉइन का जो है ये नया एंगल है और कितना भी दे बिल्कुल हमारे मुल्क में नहीं मिली, बिल्कुल हमारे यहाँ बहस हुई संसद में, बिल्कुल। तो जो इस फिर लेकिन इसका यही लग रहा है ना कि इनके तार जुड़े हुए हैं, तार इंटरनेशनल जुड़े हैं। बिटकॉइन से हमारे यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, जो इनके हवाला के जगह चल रहा है, इसका इनके तार कहीं जुड़े हुए हैं। ये बहुत सही आपने कहा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पास आ रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर घर तिरंगे होने का जो जोर उन्होंने स्लोगन दिया था, उसको लेके घर घर तिरंगा का जो मुहिम है बड़े जोरों शोर के साथ पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी चल रही है। और कश्मीर में पहली बार इस तरह के आप देख रहे हैं, जिस तरह से 5 तारीख को भी आपने देखा कि लाल चौक में यहाँ पे किसी वक्त प्रधानमंत्री भी खड़े थे और उन्होंने भी कहा था कि यहाँ तिरंगा फहराने के लिए उनके पीछे एक स्लोगन लगा हुआ था, धारा 370 तोड़ दो। तो आज वो सब आज वहाँ वही लाल चौक किस खूबसूरती के साथ तिरंगे की लाइट्स के साथ, तिरंगे के झंडों के साथ सजा हुआ है। बिल्कुल, हमें वो दौर अच्छी तरह याद आता है कि जब खासतौर से चिनाब वैली, डोडा में, प्रेमनगर में जब नरसंहार हुए हिंदुओं के, तब हमें याद आता है मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये तमाम बड़े नेता जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे, वो वहाँ आए थे और लाल चौक पे मुरली मनोहर जोशी जी भी गए थे। लेकिन बड़ी कहा जाए ना, बहुत बड़ी कवायद और बड़ा झगड़ो झाड़ हुआ था तिरंगा लगाने के लिए। एक बात तो है, हम एक बात पहले ही कार्यक्रम में कह सके हैं कि आतंकवाद भले अभी कश्मीर में तैरता दिखाई देता है जी, लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में एक आतंकवादियों में खौफ जरूर पैदा हुआ है। ये उसी का प्रतिलक्षण है कि आप देख रहे हैं कि झंडा लाल चौक, जिस लाल चौक पे आपने खुद कहा कि झंडा फहराना एक सपना और एक कल्पना मात्र था, आज वहाँ पर जिस तरह पिछले दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया यहाँ से लेकर द्रास तक कारगिल दिवस के मौके पर, तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है, हालांकि विपक्ष ये कहता है जी मोदी साहब जब पुराना मुद्दा भूल जाता है कि नया मुद्दा ले आते हैं, लोग गुमराह करने, विपक्ष आरोप है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, विपक्ष को ये भी याद रखना चाहिए, ये वही श्रीनगर है जहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था, और हैरत की बात है तब कहा था
मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जम्मू की असेंबली में था और असेंबली में उस टाइम बीजेपी के साथ सरकार थी, महबूबा मुफ्ती की, पीडीपी की। उसने कहा, जब उसी दौरान रिट पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, महबूबा ने कहा था तिरंगा उठाना नहीं मिलेगा। तब जम्मू के किसी बीजेपी की लीडर ने उसके बयान का खंडन नहीं किया था। दिल्ली बोली थी उस बयान पर कि क्या बोल रहे हैं आप। तो मैं समझता हूं कि मोदी और शाह के नेतृत्व में ये जरूर काम हुआ है कि कम से कम उन शरारती तत्वों, एक तो अलगाव वहाँ खत्म है, और जिस तरह राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल ही कहा कि अब पत्थरबाजी नहीं दिखाई देती घाटी में। साउथ कश्मीर तो हब था पत्थरबाजी का, नॉर्थ कश्मीर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुखद माहौल बन रहा है देश के अंदर, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है वो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद में। बिल्कुल नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हो राजनीति, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र का सवाल आता है, बिल्कुल, वो उसमें किसी किस्म की। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, सबसे बड़ी बात है, देखिए मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनको फीडबैक कौन दे रहा है? हमारी स्टेट के जिन पे हमें गौरव है सबको, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको लगातार फीडबैक देते हैं, जमीनी हालात से अवगत कराते हैं कि भाई ये हो रहा है। एजेंसियां तो हैं ही हैं। नहीं, सब देखिए बाकियों के लिए आज वो एक बड़ा अच्छा गाना वायरल हो रहा है, बाकी नेताओं के लिए उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है, सांसद भी सब नाच रहे हैं, तो वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो देखिए ये सब जो कार्य करते हैं, जो आपकी कारस्तानी है, जो आपकी करतूतें हैं, या आपकी जो कार्यशैली है, उसमें मीम भी बनेंगे, वीडियो भी बनेंगे, और जाहिर है कि वो जब वायरल होंगे तब आपको तकलीफ भी नहीं है। इसलिए जरूर कहता हूँ, हमने पहले भी कहा पीपी न्यूज लाइन में, कम से कम यहाँ के नेताओं को डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ही प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि वो शख्स भी सन ऑफ सॉइल है, इसी धरती के पुत्र है, और जिस प्रकार उन्होंने अपना एक मयार स्थापित किया सेंटर में जाके, उस तरह इनको भी काम करना चाहिए। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।